हाँ, हमारी इस दुनिया में हज़ारों तरह की फोर्सेस हैं और हमको अलग अलग जगह अलग अलग रूप में वो फोर्सेस नज़र आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। और हम हर फोर्सेस के कुछ ना कुछ नाम रखते हैं और हर फोर्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। हर फोर्स का अपना कुछ नेचर होता है, उस नेचर के बारे में हम समझना चाहते हैं। उस फोर्स की वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं ये हम सीखना चाहते हैं। उस फोर्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से एक फोर्स इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने देखा कि हमारे नेचर में हज़ारों तरह के फोर्सेस हैं, सैकड़ों तरह के फोर्सेस हैं। 2, 4, 5 के नाम मैंने यहाँ पर नोट किए हैं जो कि बहुत पॉपुलर फोर्सेस हैं, फेमस, ठीक है। अच्छा, जैसे सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, मोस्ट पॉपुलर फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये कहाँ जाता है? अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ इसको एक फोर्स लगा के नीचे की तरफ खींचती है। दिस इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हर जगह हमको देखने को मिलता है। जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती इस तरह से, है ना, तो सन अर्थ पर एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स की वजह से ये ऐसे घूमते 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 इसको छोड़ के भाग नहीं जाती, ये सन इसको घुमाता रहता है इस तरीके से और इसको आगे जाने नहीं देता स्ट्रेट लाइन में, ये सन का ही चक्कर लगाते रहती है इस तरह, ठीक है। ड्यू टू विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमारे यूनिवर्स में एक स्टार दूसरे स्टार पर, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पर या स्टार प्लैनेट पर, पूरा यूनिवर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है। पूरा यूनिवर्स बैलेंस है, किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट फोर्स है हमारा फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स भी बहुत पॉपुलर फोर्स है, इसको भी आप पहचानते हैं। और ये वो फोर्स है जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। जैसे अगर हमको गाड़ी चलाना है, ठीक है, हमने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, इंजन के साथ हमने चक्का लगा रखा है गाड़ी का। जैसे ही हम गाड़ी का चक्का घुमाते हैं, क्या करते हैं? गाड़ी के व्हील को हम ऐसे घुमाते हैं इंजन स्टार्ट करके आगे बढ़ाने के लिए। ग्राउंड क्या करता है? गाड़ी के व्हील को पकड़ लेता है, चक्के को क्या करता है? ग्राउंड पकड़ लेता है, उसको घूमने नहीं देता। तो ग्राउंड चक्के को एक फोर्स लगा के पकड़ लेता है, उसको घूमने नहीं देता। और हम इंजन से उसको घुमाने की कोशिश करते हैं और ग्राउंड उसको घूमने नहीं देता, पकड़ लेता है, चक्का नहीं घूमता। इसके वजह से चक्के के ऊपर रखी हुई पूरी गाड़ी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि ग्राउंड उसको पकड़ लेता है, घूमने नहीं देता। कुछ बात समझ आई है? इस वजह से हमारी गाड़ी रोड में आगे बढ़ती है। और अगर ग्राउंड चक्के को ना पकड़े, उसको घूमने दे, तो चक्का वहीं पे घूमता रहेगा, समझ गए? और आपकी जो गाड़ी है वो स्लिप होती रहेगी, वहीं पे व्हील घूमता रहेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि व्हील घूम रहा है और ग्राउंड उसको पकड़ नहीं रहा है। लेकिन जब घूमते हुए व्हील को ग्राउंड ऐसे पकड़ लेता है, आगे घूमने नहीं देता, तो व्हील के ऊपर जो गाड़ी हमने बना रखी है वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है और ग्राउंड व्हील को नहीं छोड़ता। समझ आया? इसी तरह से हम लोग जब चलते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने पैर से अर्थ को पीछे की तरफ दबाते हैं, पीछे धक्का मारते हैं। अब अर्थ तो पीछे जा नहीं सकती, तो अर्थ हमको, हमारी पैर को क्या करती है? पकड़ लेती है। समझ आया? हमने पीछे अपने पैर को पीछे की तरफ फोर्स लगाया, पीछे अर्थ है नीचे में, तो हमने अर्थ को धक्का मारा, अर्थ क्या करती? पकड़ लेती पैर को, पीछे जाने नहीं देती। समझ आया? इसलिए हमने तो फोर्स लगाया है, हमारे फोर्स लगाने की वजह से ग्राउंड उल्टा हम पर फोर्स लगाती है और हम आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पैर को पकड़ के रखती, पीछे जाने नहीं देती। लेकिन अगर हमारे पाँव के नीचे केले का छिलका आ जाए, कोई तेल आ जाए और हम पीछे पैर को पीछे फोर्स लगा करके ज़मीन को मारें, पीछे की तरफ हम फोर्स अप्लाई करें और केले का छिलका आ गया है या तेल आ गया है, ग्राउंड हमारे पैर को नहीं पकड़े, तो क्या होगा? फिर हमारा पैर पीछे चला जाएगा, हमारी बॉडी आगे नहीं जाएगी। आप सब जान रहे हैं, आप मुंह के बल गिरेंगे। समझ आ रहा? तो गाड़ी के चलने का मामला हो या हमारे चलने का मामला हो, समझ आ रहा है? इस दोनों में कौन सा फोर्स अपना एक्शन प्ले कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो पकड़ने वाला फोर्स होता है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन का फोर्स। तो चलने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? फ्रिक्शन फोर्स। और ये इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते, हमारी कोई गाड़ी नहीं चल सकती, हम नहीं चल सकते, एक कदम नहीं चल सकते अगर फ्रिक्शन का फोर्स ना हो तो ये हमारी डेली लाइफ के लिए कंपलसरी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये समझ आया? समझ आया? और भी इसके बहुत सारे फॉर्मेट हैं। जैसे अगर एक बक्से को, यहाँ पर सपोज एक बक्सा रखा हुआ है, मैं उसे धक्का मारता हूँ, है ना,
तो हम देखते हैं कि अगर ज़मीन बिल्कुल चिकनी है, एकदम स्मूथ है, तो हम बक्से को थोड़ा सा धक्का मारेंगे, बक्सा ईजिली मूव हो जाएगा, आगे खसक जाएगा। लेकिन अगर ज़मीन खुरदुरी हो, खुरदुरी मतलब समझ रहे हो, रफ सरफेस हो ज़मीन में, तब आप उसको धक्का मारो तो आप उसको धक्का नहीं मार सकते, वो आगे नहीं बढ़ेगा। 2 आदमी मारे धक्का, 10 आदमी मारे, बहुत मुश्किल से वो आगे जाता है। क्यों? ज़मीन और उसके ऊपर रखा हुआ ये बॉक्स, उसकी जो सरफेस है, जहाँ कांटेक्ट पॉइंट बन रहा है, वो वाला कांटेक्ट पॉइंट एकदम खुरदुरा है, रफ है। इसलिए हम बोलेंगे इस लेवल का फ्रिक्शन ज़्यादा है, इस ग्राउंड पर क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा, इसलिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ग्राउंड ने बक्से को पकड़ लिया है, उसको आगे जाने नहीं देता, तो उसको आगे ढकेलने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उसने बक्से को पकड़ लिया है ग्राउंड ने। तो ये फोर्स है जिसकी वजह से हमको चलने में हेल्प मिलता है। ठीक बात? ओके, अगला फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये भी बड़ा पॉपुलर फोर्स है। इन सब के नाम पहचान लीजिए, एक एक करके अलग अलग चैप्टर्स में हम इनकी स्टडी करते जाएंगे। टेंशन इन द स्ट्रिंग सबसे पॉपुलर फोर्स है। ये क्या है? जैसे कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको हम डायरेक्ट हाथ से नहीं खींचते या धक्का नहीं मारते, हमने उसमें रस्सी बांधी किसी ऑब्जेक्ट में और दूर से रस्सी पकड़ के हम खींच रहे हैं। और हम जब यहाँ से रस्सी खींच रहे हैं और थोड़ी दूर में रस्सी से बंधा हुआ सामान रखा है, हम देखते हैं कि वहाँ से वो सामान भी खींचा चला आ रहा है हमारी तरफ। हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं? क्या पकड़े हैं हम? रस्सी। हम तो रस्सी को खींच रहे हैं, लेकिन कौन है जो वहाँ उस बक्से को खींच के ला रही है? तो हमारा ये मानना है कि हमने जो फोर्स रस्सी पर लगाया है, रस्सी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस फोर्स को एक दूसरे पर लगाते 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 कहाँ पहुँचा देते हैं? उस सामान तक। और वहाँ पर उस सामान को कौन खींच रहा होता है? वो रस्सी, स्ट्रिंग। ठीक है? तो ये वाला जो फोर्स उस रस्सी के अंदर पैदा होता है, जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो करके वहाँ तक चला जाता है, और यहाँ हम फोर्स लगाते हैं और वो रस्सी, उसके अंदर लगने वाला फोर्स सामने रखे हुए बॉक्स को वहाँ फोर्स लगा के खींच लाता है। ये फोर्स जो हमारे हाथ से निकला और ट्रांसफ़र हुआ रस्सी के अंदर और यहाँ से चला गया बॉक्स को खींचने, ये वाला फोर्स क्या कहलाता है? टेंशन का फोर्स। क्या बोलते हैं जिस फोर्स को? टेंशन का फोर्स। ये समझ में आया? ओके, दिस इज टेंशन फोर्स। हाँ जी, एक नट हमने लिया, उस पर बोल्ट लगा दिया, टाइट कर दिया। हम देखते हैं नट और बोल्ट एक दूसरे को बड़ी तेजी से जकड़ लेते हैं। आप छोड़िए, वो नहीं खुलेगा, फिर उसको खोलने के लिए पाना लगाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के खुलेगा। कौन सा है फोर्स जिसने इसको जकड़ करके रखा है? तो आंसर ये भी एक टाइप का फोर्स है, उसका हमने नाम बाइंडिंग फोर्स रखा है, बांधने वाला फोर्स। ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स है। इसी फोर्स की वजह से हमारे गाड़ियों में जितने नट बोल्ट लगे रहते हैं, उसकी हेल्प से हमारी गाड़ी चलती, नहीं तो फिर नट बोल्ट अपने से ही ना खुल जाएं, इसको खोलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट फोर्स है बायोएंसी का फोर्स, जो कि हर फ्लूइड के अंदर होता है। जैसे एक छर्रा अगर मैं लूँ, ठीक है, क्या ले रहा हूँ? एक छर्रा, और अगर इसको यहाँ से मैं छोड़ता हूँ छर्रे को इस तरीके से, तो ये बड़ी तेज़ी से यहाँ गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। समझ में आया? लेकिन इसी छर्रे को अगर मैं ग्लिसरीन के अंदर छोड़ूं, शहद के अंदर डाल दूं, पानी के अंदर डालूं, तो क्या जितनी स्पीड से हवा में ये छर्रा नीचे गया था, उसी स्पीड से पानी के अंदर भी जाएगा, या उसी स्पीड से ग्लिसरीन के अंदर भी जाएगा, शहद के अंदर भी जाएगा? आंसर है नहीं। हवा के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, या लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं? इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, और ये ईजिली जा नहीं पाता, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, शहद के मॉलिक्यूल्स हैं, वो डेंस है, घना है, इसलिए ईजी ये जा नहीं पाता, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स इसको अपोज का फोर्स लगाते हैं, ऊपर का फोर्स लगाते हैं। ये वाला जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोएंसी का फोर्स। आ रहा समझ में? आया? कौन सा फोर्स? देखिए, हवा में अगर मैं छर्रा छोड़ता हूँ तो बड़ी तेजी से नीचे जाके गिर जाएगा तुरंत, लेकिन उसी छर्रे को मैं पानी में छोड़ दूँ तो पानी में क्या उसकी स्पीड वैसे ही रहेगी जैसी एयर में थी? आंसर है नहीं। तो धीरे धीरे जाता है पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स उसको जाने नहीं देते, उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, इसलिए वो धीरे 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 जाता है। शहद के अंदर डालोगे तो शहद के अंदर और धीरे 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 जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल और नज़दीक नज़दीक होते हैं। ग्लिसरीन में डालोगे तो ग्लिसरीन में भी और धीरे धीरे जाएगा, उसके भी मॉलिक्यूल्स बड़े डेंस रहते हैं। तो क्या करते हैं? एक फोर्स लगाते हैं इसको अपोज करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? बायोएंसी का फोर्स बोलते हैं। ये समझ आया? दूसरी चीज़, एक लकड़ी लीजिए आप, उस लकड़ी को पानी में ऐसे डुबा दीजिए और हाथ हटा लीजिए, आप देखेंगे पानी उस लकड़ी को बाहर फेंक देगी। एक सूखी लकड़ी लीजिए और क्या करना है? पानी के अंदर डाल दीजिए और हाथ हटा लीजिए, क्या होगा? वो लकड़ी पानी बाहर फेंक देगी। क्यों फेंक दी बाहर? क्योंकि पानी उस लकड़ी पर फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स? बायोएंसी का फोर्स। तो ये समझ में आया बायोएंसी का फोर्स किसको बोलते हैं? ओके, विस्कस फोर्स भी एक फोर्स है, एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है? तो आंसर है, अगर आप पानी में हाथ डालें और हाथ डाल के ऐसे हाथ को चलाएं,
हवा में मैं ऐसे हाथ चलाता हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं पानी में हाथ डाल के ऐसे हाथ को चलाऊँ तो आप सब जान रहे हैं कि मेरा हाथ दुखने लगेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं ग्लिसरीन में हाथ डाल के हाथ को ऐसे चलाऊं तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि और ज़्यादा फोर्स लगेगा। समझ आया? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पानी की एक लेयर, ध्यान से समझिए, पानी की एक लेयर दूसरी लेयर को बहने नहीं देती, उसकी स्पीड को रोकने का काम करती है। समझ आया या नहीं आया? पानी में ऐसे बहुत सारी लेयर होती हैं, समझे? जैसे आपने कॉपी पकड़ रखा है, आपकी कॉपी में बहुत सारे पेजेस हैं, तो समझिए पहला पन्ना एक लेयर है पानी की, दूसरा पन्ना दूसरी लेयर है पानी की, तीसरा पन्ना तीसरी लेयर है पानी की। और ये सब कैसे चल रहे हैं? ये पहला पन्ना गया, उसके ऊपर दूसरा पन्ना फिसल रहा है, उसके ऊपर तीसरा पन्ना फिसल रहा है, उसके ऊपर चौथा पन्ना फिसल रहा है। इमेजिन हुआ थोड़ा सा पानी कैसे फ्लो होता है? जैसे ये फर्श है जहाँ आप बैठे हैं, मैं एक बाल्टी पानी लाता हूँ, यहाँ फर्श में ऐसे डाल देता हूँ, तो क्या होगा? होगा ये कि जो लेयर जमीन के कांटेक्ट में आएगी, ग्राउंड के कांटेक्ट में, वो धीरे 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 आगे बढ़ेगी। समझ गए? और उसके ऊपर की लेयर जो रहेगी वो थोड़ा फास्ट जाएगी, उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो और फास्ट जाती है, उसके ऊपर की लेयर और ज़्यादा फास्ट जाती है। समझ आया? नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को क्या करती है? रोकने का काम करती है, या ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को रोकने का काम करता है। हर लेयर एक दूसरे को रोकने का काम करता है, स्पीड कम करने का काम करता है। इसलिए नीचे वाले की स्पीड कम होती है, ऊपर वाली की थोड़ी ज़्यादा होती है। समझ आया? इसलिए जैसे ही आप पानी डालोगे तो नीचे की जो लेयर रहती है वो धीरे धीरे चलती, ऊपर की लेयर आगे बढ़ती जाती है पानी की। रीजन समझ में आया? तो एक लेयर दूसरी लेयर को रोकने के लिए जो फोर्स लगाता है लिक्विड के अंदर, उस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। आ रहा है? कुछ इमेजिन हो रहा है कि नहीं? या हाथ वाले एग्जाम्पल से आप समझिए, हाथ डालिए तो पानी आपके हाथ को अपोज करेगा, चलने नहीं देगा। ये कौन सा फोर्स लगाता है? पानी, विस्कस फोर्स। और ऐसे किसी चीज को डालिए अंदर तो पानी ऐसे फेंक देगा, ये कौन सा फोर्स है? बायोएंसी का फोर्स। आया अंतर समझ में? ओके। अगले टाइप का फोर्स देखिए, अधेसिव फोर्स। एक पेपर लीजिए, उसमें यहाँ पर गम लगाइए, गोंद, और एक दूसरे पेपर को ऐसे चिपका दीजिए, ठीक है? बस इसको सूखने दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे ये गोंद ने इस पेपर को पकड़ लिया है, आप छुड़ाइए, वो छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है? क्यों नहीं छोड़ रहा जी? क्योंकि एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का हमने नाम क्या रखा? अधेसिव फोर्स। क्या नाम है उस फोर्स का? अधेसिव फोर्स। ओके। इसी तरह से इंटरएटॉमिक फोर्सेस होते हैं, आप सब जानते हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स लगता है और कंपाउंड बनता है। केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ठीक है? इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। आप सब घर में टीवी चलाते हैं कि नहीं? टीवी में आप रिमोट का बटन दबाते हैं चैनल चेंज करने के लिए, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए। आप बटन बड़ी दूर से दबाते हैं और आप देखते हैं टीवी का चैनल चेंज हो गया। कौन है जो टीवी में जाके टीवी का बटन प्रेस करता है और चैनल चेंज करवाता है? बिना फोर्स लगाए कोई काम नहीं होता। तो फोर्स तो लगा है अगर चैनल चेंज हुआ है तो। कौन फोर्स लगाता है? तो आंसर है एक ऐसी चीज़ फोर्स लगाती है जो हमको आँख से नहीं दिखती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपके रिमोट से निकलती है और टीवी के बटन को जाकर के प्रेस करके आ जाती है फोर्स लगा के। कौन लगाती है फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उस फोर्स का हमने क्या नाम रखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये समझ आया? तो इस तरह करके और बहुत सारे ढेरों फोर्सेस हैं, सैकड़ों तरह के फोर्सेस होते हैं हमारे नेचर में। हमने सबके नाम यहाँ पर एंटर नहीं किए हैं, समझ गए? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब हम बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए हमारे इस नेचर में सैकड़ों तरह के फोर्सेस होते हैं, सैकड़ों हज़ारों तरह के फोर्सेस, और हम हर चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं फिजिक्स में। हर चीज़ की प्रॉपर्टी, उसका नेचर, ये फोर्स कैसे लगेगा, इस फोर्स पर कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इस फोर्स का सोर्स क्या होगा, कौन बनाता होगा उस फोर्स को, और किस पर लगता होगा ये फोर्स। अगर उस फोर्स को कम करना है तो कैसे कम करेंगे, क्या करेंगे तो वो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। फोर्स को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा कि फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। ऑल सच थिंग्स वी वांट टू स्टडी इन फिजिक्स। और अगर हज़ारों की तादाद में फोर्सेस होंगे तो उनके गुण, उनकी प्रॉपर्टी, उनका सोर्स, उनका डेस्टिनेशन, उनके इफेक्ट, ये सारी चीज़ की स्टडी करते 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 तो बहुत सारा डाटा हो जाएगा, और उतनी सारी चीज़ें हम याद नहीं कर पाएंगे। समझ आया? उतनी सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है? इसलिए साइंटिस्ट लोगों का मानना ये है, ऑब्जर्वर्स का मानना ये है कि देखो भाई, हमारी इस दुनिया में जो हज़ारों तरह के फोर्सेस हमको नज़र आते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग रूप में, ठीक है? वो हज़ार तरह के फोर्सेस जो हैं वो कोई एक ही फोर्स होगा जो हर जगह प्रकट होकर अलग अलग रूप में हमको दिखता है।
समझ आया? अच्छे साइंटिस्ट का सोचना क्या है, उनका मानना क्या है कि हमको जो ये फोर्सेस कभी ग्रेविटेशन के रूप में दिखता है, कभी फ्रिक्शन के रूप में, कभी टेंशन, कभी बायोवेंसी, कभी स्प्रिंग फोर्स, समझ रहे? स्प्रिंग फोर्स भी है, उसको मैंने नोट नहीं किया, विस्कस, बायोवेंसी, एडहेसिव, कोहेसिव फोर्स भी होता है, इंटर एटॉमिक, और ऐसे करके दुनिया भर के बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं, है ना? तो ये जो इतनी तरह के फोर्सेस हमको हमारी दुनिया में आसपास दिखते हैं, ये हो ना हो कोई एक फोर्स होगा जो कभी इस रूप को प्रकट कर लेता होगा, कभी इस रूप में प्रकट हो जाता होगा, कभी ये बन जाता होगा, कभी वो बन जाता होगा, लेकिन इन सब के पीछे होगा कौन? एक फोर्स, और वही फोर्स अलग अलग रूप में अलग अलग जगह हमको मिलता होगा। ये अच्छे साइंटिस्टों का मानना है, ठीक है? लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि भला बताओ वो एक फोर्स कौन है जो इन सब के रूप में अलग अलग जगह अलग अलग रूप रंग में प्रकट होता रहता है, उसका नाम तो बताओ क्या है, तो हम उसका नाम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक हमको वो फोर्स मिला नहीं है। समझ आया? अभी तक हमको वो फोर्स पता नहीं चला है, अभी तक उसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई है, हमारी अंदर ये कमियां हैं जो हम अब तक उसको खोज नहीं पाए हैं, ठीक है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक फोर्स नहीं होगा तो चलो दो फोर्स इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि दो फोर्स होंगे जो इतनी तरह के रूप रंग में हमको मिलते होंगे, अलग अलग रंग में, अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह प्रकट होते होंगे, लेकिन इतने सारे नहीं होते होंगे, कोई एक दो होंगे जो इतने सारे फोर्सेस के रूप में प्रकट होकर अलग अलग जगह दिखते हैं। समझ आया? ओके। इसी तरह से हमने इमेजिनेशन करना शुरू किया और हमने ये देखा कि नैरो डाउन करते करते, सब फोर्स के ग्रुप बनाते बनाते, हर फोर्स का नेचर चेक करते करते और हर फोर्स का ये परीक्षण करते करते कि ये कौन सा फोर्स हो सकता है। कहीं मैं इस फोर्स की स्टडी यहाँ कर आया हूँ, क्या मैं उसी फोर्स की स्टडी दूसरी जगह पर तो नहीं कर रहा? तीसरी जगह पर भी तो मैं वही फोर्स नहीं पढ़ रहा, समझ रहे? तो अगर हम ऐसा करेंगे कि एक फोर्स इस रूप में यहाँ मिला, दूसरा इस रूप में मिला, तीसरी जगह इस रूप में मिला, चौथी जगह इस रूप में मिला, और हमने 4 जगह उसकी स्टडी की, अपना टाइम बर्बाद किया, समझ रहे हैं, अपना नॉलेज बर्बाद किया, 4 अलग अलग रूप में उसको पढ़ा, बाद में पता चला वो तो एक ही फोर्स था जो इस रूप में भी मिला था, यहाँ भी मिला था, यहाँ भी मिला था, वहाँ भी मिला था, लेकिन वो था कौन? वो कोई एक ही था जो अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा था। समझ आया बात मैं क्या कहना चाह रहा? तो हमने ना हजारों तरह के जो फोर्सेस हमारे नेचर में मिलते हैं, हमने उसकी ग्रुपिंग बनानी शुरू की और उसका रूट कॉज, उसका फंडामेंटल बेसिस पता करना शुरू किया कि एक्चुअल में ये कौन सा फोर्स है। और ऐसे करते 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 हजारों फोर्सेस को नैरो डाउन करते 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 लास्ट में हम 4 फोर्स पर पहुंचे, और उस 4 को हम एक नहीं बना पाए अब तक, ठीक है? तो हमने ये डिक्लेरेशन दिया, ये माना, ये डिक्लेयर किया कि हमारी इस दुनिया में कुल कितनी तरह के फोर्सेस होते हैं? 4। वो बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और वही फोर्स अलग अलग रूप में डिराइव हो के कभी इस नाम से दिखते हैं, कभी उस नाम से दिखते हैं, कभी ये बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं, कभी पानी के बायोवेंसी बन जाते हैं, कभी विस्कोसिटी बन जाते हैं, कभी स्प्रिंग का फोर्स बन जाते हैं, कभी टेंशन का फोर्स बन जाते हैं, कभी फ्रिक्शन बन जाते हैं, कभी ग्रेविटेशन बन जाते हैं, कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाते हैं। वही सब रूप बदल बदल के हमको अलग अलग जगह मिलते हैं, और हैं कितने वो सब? कुल 4 ठो। उस 4 को अपन एक नहीं बना पाए अभी तक ना, अभी भी उस पर रिसर्च जारी है। समझ आया? तो वो जो 4 फोर्सेस हमने इन सब को कंपाइल करके नैरो डाउन करके बनाया, उसका हमने नाम क्या रखा? फंडामेंटल फोर्सेस इन अवर नेचर और बेसिक फोर्सेस इन अवर नेचर। तो प्लीज मेक द हेडिंग फंडामेंटल फोर्सेस इन अवर नेचर। ठीक है? फंडामेंटल फोर्सेस इन आवर नेचर, ये 4 तरह के फोर्सेस हैं। इसमें से 2 तरह के फोर्सेस वो हैं जो हमारी दुनिया में काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, बड़ी दुनिया, और 2 तरह के फोर्सेस वो हैं जो ऐसी दुनिया में काम करते हैं जिसको हम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की दुनिया, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है? ठीक है ना? तो इसका नेम मेंशन करते हैं। सबसे पहली चीज़, वो फोर्सेस जो हमारी दुनिया में काम करते हैं, हम अपनी दुनिया को क्या बोलते हैं? मैक्रो। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में काम करने वाले 2 फोर्सेस हैं। उनमें से पहले फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक? और दूसरे फोर्स का नाम है, जो हमारी इस दुनिया में काम करता है और जहां हम रहते हैं, सिर्फ 2 ही फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वही 2 फोर्स लाखों तरह के फोर्सेस, हजारों तरह के फोर्सेस के रूप में हमको मिलते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, ओके। उसके बाद
एक दूसरी दुनिया है जो एटम की दुनिया है, न्यूक्लियस की दुनिया है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। यहाँ पर भी दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। एक का नाम हमने रखा वीक न्यूक्लियर फोर्स और दूसरे का हमने नाम रखा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारी इस दुनिया में, और चारों की स्टडी अब हम आपस में इनको कंपेयर करके अलग अलग स्टडी करते हैं, आपस में उनको कंपेयर करके तो हमको समझ में आएगा कि कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कौन उससे वीक होता है, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन सोर्स होता है, किसकी वजह से ये फोर्सेस बनते हैं और किस पर लगते हैं, और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, और आपस में इनका कंपैरिजन, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं वन बाय वन। तो आप ये नोट करें। तो थोड़ा सा हम अब कंपेरेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं हर एक फोर्स का, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ से, उसके सोर्स क्या हैं, किस पर काम करता है, उसका स्वभाव कैसा होता है फोर्सेस का। ये जो चार फोर्सेस हमने डिस्कस किए फंडामेंटल, कहाँ तक काम करता है, रेंज कितना होता है, और आपस में इनका कंपैरिजन, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन क्या, और कुछ एग्जांपल्स उसके। ठीक है, ओके। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, उसका सोर्स क्या होता है, यानी इस फोर्स को बनाता कौन है, पैदा कौन करता है। तो याद रखिएगा, जिस मटेरियल के पास मास होता है, क्या होता है, मास, वो ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। तो इसको कौन क्रिएट करता है ग्रेविटेशन फोर्स को, सोर्स क्या होता है, मास। दूसरा, किस पर काम करता है ग्रेविटेशन फोर्स, तो आंसर है जिसके पास यही वाला गुण होगा, मास। ठीक है ना, तो जिसके पास मास होगा उसी पर यह ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास है, तो ये कौन सा फोर्स लगा सकते हैं, ग्रेविटेशन का फोर्स लगा सकते हैं। जैसे इसके पास मास है, छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा, नीचे। क्यों, क्योंकि खींचने वाले के पास भी क्या है, मास है। तो मास पर क्या लगाता है, ग्रेविटेशन का फोर्स। ठीक है ना, दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन एक जैसे होने चाहिए। अगली चीज, नेचर, यानी ये फोर्स किस तरह से काम करता है, इसका स्वभाव क्या होता है, वेदर इट इज़ अट्रैक्टिंग और इट विल बी रिपेलिंग, रिपल करता है या अट्रैक्ट करता है, किस नेचर का ये फोर्स होता है। ग्रेविटेशन का फोर्स अट्रैक्ट करने का काम करता है या रिपेल करने का काम करता है, तो आंसर है ओनली अट्रैक्शन, रिपल्शन नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, रेंज, कहाँ तक काम करता है, रेंज का मतलब क्या है, ये एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, इस पर अभी ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है। अगर मैं इस डिस्टेंस को इतना कर दूं तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका क्या होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लगेगा कि नहीं। इतना कर दूं तो क्या होगा, और बहुत दूर कर दूं तो क्या होगा, कहाँ तक ये फोर्स काम करेगा और कहाँ के बाद ये काम करना बंद कर देगा, इसका रेंज कितना है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का रेंज याद रखिए इन्फिनिट होता है, क्योंकि ये स्टार टू स्टार लगता है, प्लैनेट टू प्लैनेट लगता है, गैलेक्सी टू गैलेक्सी लगता है, यूनिवर्स भर में पूरा ये काम करता है, इसलिए इसका रेंज क्या है, इन्फिनाइट। अच्छा, इसका स्ट्रेंथ कैसा होता है, तो ऑलमोस्ट जितने चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हम डिस्कस करने वाले हैं, इन चारों में सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशन का फोर्स, सबसे कमज़ोर फोर्स। ऑल्दो ये बहुत दूर तक काम करता है, यूनिवर्स भर में सब जगह ये काम करता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, इन्फिनिट इसका रेंज है, लेकिन ये फोर्स है कैसा, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। स्ट्रेंथ की बात अगर हम करें, सो दिस इज ए वीकेस्ट फोर्स। अच्छा, इसके एग्जांपल्स कुछ बताइए, एग्जांपल्स क्या क्या हैं इस फोर्स के, बोलिए एग्जांपल्स, ग्रेविटेशन फोर्स के एग्जांपल्स। हाँ, क्या बोली, हाँ, और बॉल फॉलिंग डाउन, और जितने स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और यूनिवर्स में जितनी भी मास वाली चीज़ें, मटेरियल, उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, यही। ठीक है ना, ओके। बिटवीन स्टार्स, प्लैनेट्स एंड
ऑल ओवर द यूनिवर्स। संसार में हर जगह, इसमें सारी चीज़ें आ गई, ऑल ओवर द यूनिवर्स जहाँ लिखे सारी चीज़ें कवर हो गई, इसमें हर जगह ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ओके, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स बनाने के लिए मटेरियल के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन रहेगा तो ये फोर्स बनेगा, मास। उसी तरह से मटेरियल के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाने का काम करती है। तो आंसर है, अगर मटेरियल के पास एक और गुण आ जाए, कौन सा, मास के अलावा, इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर आ गया तो ये कौन सा फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसको पैदा करने के लिए, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, मैटर के पास चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो व्हाट इज द सोर्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जिस तरह से ग्रेविटेशन का सोर्स कौन होता है, मास। मास है मैटर के पास तो वो क्या लगाएगा, ग्रेविटेशन। किस पर लगाएगा, जिसके पास यही वाला गुण होगा, मास। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए मैटर के पास क्या होना चाहिए, चार्ज। चार्ज होगा तो कौन सा फोर्स क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। किस पर लगेगा, तो आंसर है जिसके पास यही सेम प्रॉपर्टी होगी उस पर लगेगा। ठीक है, तो लगता किस पर है, जिसके पास सेम प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये अलग बात है कि ये चार्ज अगर खड़ा हुआ रहेगा तो भी उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लगेंगे, ये चार्ज चलने लगेगा तो भी उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लगेंगे। अगर ये चार्ज एक्सेलरेट होने लग जाए, एक्सेलरेट, वाइब्रेट, तो भी इस पर यही फोर्स लगता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स आ जाता है, मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है, दोनों कंबाइंड रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। दोनों हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स ही, समझ आया। तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, सोर्स, चार्ज। किस पर लगेगा, जिसके पास क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज पर कौन सा फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट, इसका स्वभाव कैसा रहता है, ये अट्रैक्ट करता है कि रिपल करता है। आंसर है दोनों करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों करता है। ठीक है, अट्रैक्ट एंड रिपल, ये दोनों काम करता है। ओके, नेक्स्ट, रेंज, ये कहाँ तक काम करता है, तो आंसर है ये यूनिवर्स भर में तो काम करता नहीं है, उतना लॉन्ग रेंज इसका नहीं होता, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ये भी लगभग इन्फिनिटी होता है, नॉट वेरी लार्ज बट इन्फिनिट। ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में ये कम रेंज तक काम करता है। ओके, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वीक फोर्स है, किससे कंपेयर करना है सबको, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को आप एक गुना फोर्स मानिए, समझ आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, इसके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन का, ये ठीक है। जितना भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को एक गुना मानिए। एक ऑब्जेक्ट रखा, दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज है, ये एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कितना लगेगा, जितना भी लगेगा, क्या वो फोर्स ग्रेविटेशन के फोर्स से कम होगा कि ज़्यादा होगा, आंसर है ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज़्यादा होगा। किससे, इससे। 1 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 36 जीरो लगेंगे। ठीक है, सो इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और कितना स्ट्रॉन्ग, 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, 10 टू द पावर 36 टाइम। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बोलिए, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, किस पर लगता है ये फोर्स, एग्जाम्पल्स। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमने अभी यहाँ लिखा था ना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, डिफरेंट नेचर्स ऑफ फोर्सेस। सो उसमें फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है। जितने फोर्सेस हमने लिखे हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रेविटेशन को छोड़ के, सब के सब कौन से फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। दीवार पर हम पेंट करते हैं, पेंट चिपक गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। इस बोर्ड पर मैं चौक से लिख रहा हूँ, चौक बोर्ड के साथ चिपक जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एक नट पर बोल्ट कसते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।
बायोमेंसी का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विस्कोसिटी का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लाखों तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको मिलेंगे देखने को। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जितने भी मैंने वहाँ लिखे थे उसमें से आप नोट कर सकते हैं, एटसेट्रा। मोस्ट ऑफ द फोर्सेस इन अवर नेचर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ काम करता है? तो आंसर है ये न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन होते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल, ये वहाँ पर काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है, जबकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। एक प्रोटॉन पॉजिटिव, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव, सेम सेम चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल क्या अट्रैक्ट? बोलिए। प्लस चार्ज, सेम सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर देखिए बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे बंधे रहते हैं और सबका चार्ज पॉजिटिव होता है, कोई एक दूसरे को रिपल नहीं करता, अट्रैक्ट करके बंधे रहते हैं। वहाँ ये नियम फेल हो जाता है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, समझ रहे हैं? वहाँ सेम चार्ज होने के बाद भी वो एक दूसरे को बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, रिपल्शन नहीं हो पाता। वहाँ पर जो फोर्स बांधने का काम करता है, उनको अट्रैक्ट करने का, वो ये फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए सोर्स क्या है? कौन क्रिएट करवाता है? वही न्यूक्लियर पार्टिकल्स, न्यूक्लियर पार्टिकल। हु इज द सोर्स? या सब न्यूक्लियस पार्टिकल भी आप इसको बोल सकते हो, न्यूक्लियर पार्टिकल, सब न्यूक्लियर पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, ठीक है। किस पर लगता है? किस पर लगता है? न्यूक्लियर पार्टिकल पर ही लगता है, सेम इसी पर आपस में ही लगाते हैं। तो यहाँ पर भी कहाँ लगता है? सेम रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यही आपस में एक दूसरे को खींचे रहते हैं। तो यही बनाता है फोर्स, प्रोटॉन, और लगता भी किस पर है? प्रोटॉन पर ही लगता है। तो सेम चीज़ लिख लीजिएगा, सब न्यूक्लियर पार्टिकल। इसका नेचर कैसा रहता है? आंसर है ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप के होते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिए, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। रिपल्सिव दोनों नेचर होता है। ओके, इसका रेंज कैसा होता है? बहुत छोटा। कहाँ तक काम कर रहा है ये? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10 to the power -15, -15 मीटर। सो दिस इज वेरी शॉर्ट, ऑलमोस्ट कितना? 10 to the power -15 मीटर। ओके, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन अवर नेचर। हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है? यही है। लेकिन इसका रेंज कितना है? निग्लिजिबल। उतने छोटे से डिस्टेंस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, ये अपने एक प्रोटॉन अपने बगल वाले प्रोटॉन को खींच लेता है, लेकिन उसके बगल में जो प्रोटॉन है तीसरा, उसको नहीं खींच पाता। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना रेंज होगा इसका। एक प्रोटॉन के बगल में दूसरा प्रोटॉन रखा है, तो इस पर तो ये फोर्स लगा लेता है, और कितना? जितना दुनिया में कहीं आप फोर्स इमेजिन नहीं कर सकते उतना फोर्स। लेकिन इस दूसरे प्रोटॉन के बाद में जो एक प्रोटॉन रखा है तीसरा, उसको नहीं खींच पाता। तो इसका रेंज कितना है? एक प्रोटॉन टू एक प्रोटॉन, बस। दूसरा अलग से कोई प्रोटॉन आया तो उसको नहीं खींचता। बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए इसका फोर्स काम करता है। समझ आया बात? आया कि नहीं आया? आ रहा है कुछ कुछ। और जब ये लगाता है फोर्स, उस समय ये फोर्स होता कैसा है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर उतना डिस्टेंस मेंटेन हो जाए तब, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया तो कोई फोर्स नहीं, खत्म रोल। समझ आया बात? सो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। इससे कितने गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? ग्रेविटेशन से कितने गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? तो आंसर है 10 to the power 25 टाइम्स, नॉट 25 टाइम्स, 10 to the power ऑलमोस्ट 38 टाइम्स। इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है ना, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर ये 10 to the power 36 है तो ये इससे भी 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 10 to the power 38 टाइम्स। दिस इज, ये 36 है तो इससे 100 गुना ज़्यादा कितना होगा? 2 पावर और बढ़ जाएगा, 10 to the power 36 टाइम।
36 टाइम्स देन किससे, इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। 10 टू द पावर 36 टाइम किससे, इससे। ये एक गुना है तो इसके कंपैरिजन में कितने गुना, 10 के आगे 36 जीरो लगेंगे। लेकिन जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो कितने गुना आएगा, सिर्फ 10 टू द पावर 2 टाइम्स देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आया समझ, आया कि नहीं। इससे कितने गुना स्ट्रांग होता है ये, 100 गुना। 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या, 100। तो इससे 100 गुना ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है ये। और ये हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कितने गुना स्ट्रांग, 100 गुना ज़्यादा स्ट्रांग। और ग्रेविटेशन से कितने गुना स्ट्रांग, 10 टू द पावर 36 टाइम। समझ गए। इसके एग्जाम्पल वही न्यूक्लियन पार्टिकल के अंदर लगता है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स एटसेट्रा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। ठीक बात। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस किसको कहते हैं, ये कहाँ लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस किसे कहते हैं और ये कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ लगता है। ठीक है। तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ठीक है, ठीक है ना। किसी वजह से जब न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स हम उनको कहते हैं, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर। जब न्यूट्रॉन टूटता है, रेडियो एक्टिव डिके होने की वजह से जब न्यूट्रॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन दो पार्टिकल में टूटता है। एक क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन, और एक बनता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या बनता है, जब न्यूक्लियस, देखिए एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, एटम से 1,00,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, जिससे रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडिएशन निकलते रहता है, उसका न्यूक्लियस स्थिर रहता नहीं है। चाहे बम्बार्डिंग कराओ या ऐसे ही कोई रिएक्शन कराओ, उसका न्यूक्लियस फट जाता है, टूट जाता है। न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन भी टूट जाता है। और न्यूट्रॉन जब टूटता है तो छिटक के बाहर निकलता है, एटम बम में एनर्जी बाहर निकलती है। जब न्यूट्रॉन टूटता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बनता है और ढेर सारी एनर्जी निकलती है। इतनी एनर्जी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जो उससे इलेक्ट्रॉन बना और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बना, दोनों में इक्वल शेयर हो जाती है। कभी एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनका सम ओवरऑल कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो ये वाला जो एप्लीकेशन होता है इसको बोलते हैं बीटा डीके। जब न्यूक्लियस टूट के, न्यूट्रॉन टूट के एनर्जी इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के फॉर्म में बाहर निकलता है, छिटकता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बीटा डीके। तो इसका सोर्स क्या होता है, वही सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स, न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स। एक्ट भी कहाँ करता है, वही न्यूक्लियॉन पार्टिकल में ही काम करता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो को बांधने के लिए। वहां पर जो फोर्स लगता है ये वो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, बीटा डीके। ठीक है। तो बीटा डीके होने पर जब न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन टूटता है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच, उस समय इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो फोर्स रहता है, बहुत मामूली सा फोर्स रहता है, बहुत वीक फोर्स रहता है, उस फोर्स को बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। समझ आया। लेकिन ये फोर्स ग्रेविटेशन से स्ट्रांग फोर्स होता है। समझ आया। किससे स्ट्रांग होता है, ग्रेविटेशन तो सबसे कमजोर फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स, इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये। समझ आ गया। ठीक। और बाकी इन दोनों से वीक फोर्स होता है ये वीक फोर्स। नेचर कैसा रहता है, अट्रैक्शन का। ठीक। ओके। रेंज वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट। कितना होता है, ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -16 मीटर, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज -15 है, तो न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल का साइज और छोटा हो जाएगा, तो ये इतना होता है। ओके। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स, बट stronger than gravitation। ग्रेविटेशन से स्ट्रांग होता है। कितने गुना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशन से, ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 25 टाइम्स। ये याद रखोगे। अगर ग्रेविटेशन फोर्स 1 गुना है
तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कितने गुना स्ट्रांग होगा ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में? 10 टू द पावर 25 टाइम्स स्ट्रांग होगा। समझ गए ना? और कहाँ लगता है? वही अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इसका एग्जाम्पल भी हम क्या लिखें, क्योंकि इस पर अभी रिसर्च भी चल रहा है, उतनी ज़्यादा हमारे पास इसका नॉलेज नहीं है। समझ आ गया? तो इसको आप नोट करें, दिस इज़ ऑल अबाउट फोर्सेस एंड देयर नेचर, और उनके रेंज और उनके एग्जाम्पल्स। तो नोट कर लो इसको। कंजर्वेशन लॉ इन नेचर। हमारी ये दुनिया जब से बनी है, ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें ईश्वर ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो एनर्जी हो, जितनी भी चीज़ें बनी हैं, ये पूरा यूनिवर्स बना है मैटर और रेडिएशन, सिर्फ दो चीज़ों से मिल करके। तो इस नेचर ने स्टार्टिंग में इस दुनिया को बनाते समय जितनी एनर्जी और जितना मटेरियल बनाया था, आज भी उतनी ही एनर्जी और उतना ही मटेरियल है, ठीक है, और उसमें से 1% भी कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, और ना उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी दुनिया में? जब से ये दुनिया बनी है तब से वो चीज़ें जितनी थीं आज भी उतनी ही हैं, और हमेशा रहती दुनिया तक उतनी ही रहेंगी। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कंजर्व रहना, बचा रहना, सुरक्षित रहना, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं इस नेचर में जो हमेशा कंजर्व रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, कभी घटती नहीं, कभी बढ़ती नहीं, और कभी उनकी मात्रा में कोई कमी नहीं आती। ना हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और टाइम टू टाइम हम लोग फिजिक्स में वो सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे। हम सिर्फ अभी उनके नाम लिख करके आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। जैसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इस दुनिया का जितना मास है और इस दुनिया में जितनी एनर्जी है वो कभी भी न कम होंगी न ज़्यादा होंगी। एनर्जी और मास का सम, नॉट आइसोलेटेड मास और नॉट आइसोलेटेड एनर्जी। एनर्जी अकेले की बात नहीं हो रही, मास अकेले की बात नहीं हो रही, इन दोनों का कलेक्टिव रूप मिला करके। तो टोटल जितना एनर्जी और मास दोनों मिला करके इमेजिन कीजिए, जितना भी ईश्वर ने बनाया था, जब बनाया था तब जितना था आज भी उतना है और कल भी उतना ही रहेगा। उसकी क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आएगी। इसका जो सम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है ना। आगे चल के आप पढ़ेंगे हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ आ गया? अकेली एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एनर्जी को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। मास को हम बना भी सकते हैं, उसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। मास को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन मास और एनर्जी का जो टोटल है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो जितना था उतना ही रहता है, ठीक है। एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, मास एनर्जी में चेंज हो जाता है, एनर्जी मास में चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। जिस तरह से मास और एनर्जी हमारी इस दुनिया की कंजर्व रहती है, उसी तरह से इस दुनिया का टोटल चार्ज वो भी कंजर्व रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी कैसी रहती हैं? कंजर्व रहती हैं, और ये आप क्लास 12th में जा करके स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो इसकी बात हम क्लास 12th में करेंगे, ये अभी का हमारे 11th का टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आप याद रखेंगे कि हमारी इस दुनिया का चार्ज, दुनिया बोले तो पृथ्वी नहीं ना, सिर्फ पृथ्वी इमेजिन नहीं करना आपको, दुनिया बोले तो पूरी यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में जो लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं वो आ गई। एक गैलेक्सी में लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, करोड़ों अरबों सन हैं, करोड़ों सैटेलाइट्स हैं एक गैलेक्सी में। हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा ब्रह्मांड जो फैला है, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितना टोटल चार्ज नेचर ने बनाया था, कल जितना बनाया था वो आज भी उतना ही है और कल भी उतना ही रहेगा। दिस इज़ कंजर्व, और ये हम आगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली चीज़ जो कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से ये पूरा हमारा नेचर वर्क करता है, पूरी दुनिया चलती है। चलने का नाम जहाँ से भी आता है उसके पीछे यही एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी,
ठीक है ना। और ये भी कंजर्व रहती है, ये हम अभी क्लास 11th में ही सीखेंगे, जब इसका टॉपिक आएगा वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर में। नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रादर इट इज लीनियर और एंगुलर। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको मान के चलनी है कि हमारे इस दुनिया में क्या रहती हैं, कंजर्व रहती हैं, चेंज नहीं होती, घटती बढ़ती नहीं है। हो गया। सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इन सब के लिए एक गोल्डन रूल आप नोट कर लीजिए जो सब पर फॉलो होगा। ये अब इसके आगे आप कोई भी टाइटल लगाते रहिए। वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वी कैन नॉट प्रोड्यूस मास nor we can destroy mass, we can only transform from one form to another form. We cannot produce electrical charges, we cannot destroy electrical charges, but can only be transformed to each other. तो ये सारी चीज़ें आप ये एक सेंटेंस में लगा सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलिए। ओके, एक लास्ट चीज़ और समझिए, उसके बाद क्लोज करते हैं। हमारा ये जो नेचर है, नेचर बोले तो पूरा यूनिवर्स आप इमेजिन करेंगे ना, अर्थ बस इमेजिन नहीं करेंगे, ये अपने आसपास का मोहल्ला इमेजिन नहीं करना है। नेचर बोले तो पूरा यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में नॉलेज की जितनी भी ब्रांचेस हैं या हमको आसपास जितनी चीज़ें दिखती हैं, वो सिर्फ एक नियम का पालन करती हैं, सिर्फ एक नियम। पूरी दुनिया को चलाने वाला सिर्फ एक नियम है, और वो नियम ये है कि दुनिया की हर चीज़ अपने मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहना चाहती है। समझ आया? हर चीज़। इसको हम केमिस्ट्री में भी अप्लाई करते हैं, बायोलॉजी में भी अप्लाई करते हैं, हर ब्रांच के नॉलेज में अप्लाई करते रहते हैं, और हर जगह ये सटीक बैठता है। समझ आया? जैसे हमारी इस दुनिया में एक पार्टिकल है या एक कंपाउंड है SO4, क्या? सल्फेट आयन SO4 -2 चार्ज का SO4। उसको हमने बोला कि भैया तुमको हम आज़ादी देते हैं, एक हम तुम्हारे सामने मॉलिक्यूल रखते हैं हाइड्रोजन का H2, और एक हम तुम्हारे सामने ऑप्शन रखते हैं जिंक का Zn+2 जिंक। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के कंपाउंड बना लो H2SO4, तुम्हारी मर्जी तुम जिंक के साथ कंपाउंड बना के ZnSO4 बना लो, जिसके साथ तुमको रहना है रहो, उसको हमने आज़ादी दे दी। ठीक है, अब देखिए SO4 जब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो उसको एनर्जी लगती है 100। कितनी? 100। वही SO4 जब जिंक के साथ कंपाउंड बनाता है उसको एनर्जी लगती है 60। कितनी? 60। तो अगर वो हाइड्रोजन के साथ जाता है तो उसको महीने का कितना खर्च करना पड़ेगा? 100। जिंक के साथ जाता है तो उसको महीने का कितना खर्च करना पड़ेगा? 60। वो किसके साथ जाएगा? किसके साथ? जिंक के साथ। तो वो ZnSO4 बना के नेचर में रहता है। समझ आया? यही वजह है कि H2SO4 का रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ कराते हैं, H2SO4 का रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो ZnSO4 बन जाता है। समझ आया? लेकिन हम ZnSO4 का रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं तो रिएक्शन ही नहीं होती, वो H2SO4 नहीं बनाता। कारण क्या है? H2SO4 बनाएगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और ZnSO4 साथ में रहेंगे तो कम एनर्जी लगेगी, तो वो किस स्टेट में रहना पसंद करेगा? जहाँ एनर्जी कम लगेगी।
आपको हम दौड़ा देंगे तो दौड़ने में आपकी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, और आपको हम खड़ा रखेंगे तो खड़े रहने में कम एनर्जी कंज्यूम होगी। अब हम आपसे पूछेंगे दौड़ते रहना पसंद करोगे कि खड़े रहना पसंद करोगे, तो आप क्या बोलोगे? खड़े रहना, क्योंकि खड़े रहने में एनर्जी कम लगती है। खड़े रहना पसंद करोगे कि बैठ जाना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है बैठना, क्योंकि बैठने में एनर्जी कम लगती है। बैठना पसंद करोगे कि लेट जाना पसंद करोगे? लेटना, क्योंकि लेटने में एनर्जी कम लगती है। तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। और ना सिर्फ ह्यूमन नेचर है, ये नेचर का नेचर है कि हर चीज़ क्या चाहती है कि मैं मिनिमम एनर्जी को अचीव कर लूँ और मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहूँ। दिस इज़ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ अवर नेचर। कौन सा प्रिंसिपल है ये? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचर। और ये क्या है? Every system in our nature wish to achieve its lowest energy level and always act to reach it। समझ में आ रहा है सेंटेंस? एवरी सिस्टम विश टू रिमेन इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, ये हो गया एक प्रिंसिपल। और यहाँ पर काम करता है फिजिक्स में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री ये बताता है, देखिए आज से 1 लाख साल पहले मछलियाँ पानी में रहती थीं। कहाँ रहती थीं? कब? आज से 1 लाख साल पहले। आज भी मछलियाँ पानी में रहती हैं, है ना। और हम बता सकते हैं कि आज से 1 लाख साल बाद भी मछलियाँ पानी में रहेंगी। टाइम कितना बीत गया? लाखों करोड़ों साल बीत गए। लेकिन प्रकृति ने जो नियम बनाया है मछलियों के लिए कि तुमको पानी में ही रहना है, वो कल भी पानी में थी, आज भी पानी में हैं और कल भी पानी में रहेंगी। इस नियम को बोलते हैं सिमेट्री का नियम। नेचर अपने नियमों को नहीं बदलता, हम अपने नियम के डेफिनेशन को इधर से उधर खसकाते रहते हैं। नेचर का जो भी नियम हम समझते हैं, लॉस हम समझते हैं, प्रिंसिपल, उसके डेफिनेशन को टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहते हैं। लेकिन नेचर का एक ही नियम है कि मुझे अपना नियम नहीं बदलना है। नेचर अपने नियमों को नहीं बदलती। समझ आया? आज से 1 लाख साल पहले जब ठंडी का मौसम शुरू होता था, ठंडी का सीजन आता था, उसके जस्ट 365 दिन के बाद दोबारा ठंडी का मौसम आता था। समझे? आज भी जब ठंडी का सीजन शुरू होता है तो जस्ट 365 दिन के बाद दोबारा ठंडी का सीजन शुरू होता है। और आज से 1 लाख साल बाद भी यही होगा। तो नेचर जिस नियम को शुरू में उसने स्टार्ट किया था सीजन बनाने के लिए, आज भी वही चल रहा है और कल भी वही चलेगा। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं नेचर के? सिमेट्रिकल। वो अपने नियमों के साथ छेड़खानी नहीं करती, बदलाव नहीं करती। ठीक है ना? आया समझ में कि नहीं आया? आया? पक्का? ओके। सो लॉस ऑफ नेचर, लॉस या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर आर सिमेट्रिकल। It does not affected by time। टाइम कितना भी बीत जाए, नेचर का नियम कभी नहीं बदलेगा। कोई भी जगह चेंज कर दो, नेचर का नियम कभी नहीं बदलेगा, एटसेट्रा। कुछ भी बदल जाए। ठीक है जी? सो दिस इज ऑल अबाउट सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। अब इसके बाद हम लोग फिजिक्स का रेगुलर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको खुद से पढ़ दी है ना, और वो आपको क्या पढ़ना है? आपकी बुक में कुछ
लिस्ट दी हुई है किस चीज़ की बोलिए। एक तो आपके बुक में दिया है कि किस प्रिंसिपल पर कौन सा टेक्नोलॉजी वर्क करता है, ये मैंने करवा दिया है। किस प्रिंसिपल पर कौन सा टेक्नोलॉजी वर्क करता है ये, तो चलो ये आपने कर लिया। दूसरी चीज़ कि किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे फिजिक्स में, हमारे नेचर की तरफ, साइंस के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था, किसने क्या बनाया, उसकी पूरी लिस्ट आपको आपकी बुक में मिल जाएगी। उसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद आप वो प्रिपेयर कर लेंगे तो थोड़ी सी जगह आप अपने नोट्स में छोड़ देंगे और वो लिस्ट आप बनाएंगे और उसको याद करेंगे। समझे कि नहीं समझे? जैसे न्यूटन साहब ने क्या बनाया था, कौन कौन से लॉ, तो उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बनाया था, कैलकुलस बनाया था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें न्यूटन ने बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह करके इंडिया के साइंटिस्ट, फॉरेन के साइंटिस्ट, सबके क्या कंट्रीब्यूशन है उसकी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं और इसके बाद हम लोग मेजरमेंट्स स्टार्ट करेंगे।